हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फार्माकोग्नोसी के अंदर फाइबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फाइबर्स थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो जो आज वाला जो हमारा चैप्टर रहेगा फाइबर्स का, फाइबर्स में हम फाइबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के अलावा फाइबर्स का क्लासिफिकेशन मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, बट लास्ट में क्लास आप स्किप मत करना। लास्ट के अंदर जो भी कंटेंट और रह गया उस कंटेंट के बारे में और इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट था वो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है कि राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर कोई भी फाइबर दे देगा, एनिमल बेस्ड दे देगा या फिर प्लांट बेस्ड दे देगा। तो हमेशा की तरह हम आगे पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेंगे फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फाइबर, धागे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम प्लांट से और एनिमल से दोनों से ही क्या है, ओरिजिनेट करते हैं। दोनों से ओरिजिनेशन होता है, जिनका प्लांट सोर्स भी होगा और एनिमल सोर्स भी होगा। तो डेफिनेशन आप क्या बनाओगे? फाइबर्स आर द हेयर लाइक या फिर थ्रेड लाइक धागे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड ऑल्सो एनिमल सोर्सेज। और जिनका यूज हम किसके लिए करेंगे? सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज करेंगे। और सर्जिकल ड्रेसिंग के अलावा क्लोथ्स वगैरह कपड़े बनाने में और एब्जॉर्बेंट कॉटन के अंदर, इन सब के अंदर हम क्या करेंगे, फाइबर्स का यूज करते हैं। और फिल्टर मीडिया बनाने के लिए फार्मेसी के अंदर हम फाइबर्स का यूज किसके लिए करेंगे? यूजेज ऑफ फाइबर्स इन फार्मेसी फील्ड की फार्मेसी, हम फार्मेसी के अंदर फाइबर क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज होता है फाइबर्स का फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर? तो फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर फाइबर्स का यूज यही है कि एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाने के लिए और सर्जिकल ड्रेसिंग में और फिल्टर मीडिया में। क्योंकि हम इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो फॉर्मेशन करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोसेस परफॉर्म करनी होगी। तो जो फिल्टर बने होते हैं, कोल्ड फिल्टर बने होंगे, कोल्ड फिल्टर किसके बने होंगे? प्रोसेस वाले कोल्ड फिल्टर किसके बने होंगे? इन्हीं के बने होते हैं, फाइबर्स के धागे जैसे स्ट्रक्चर के। लाइक जैसे कि छलनी हो गया, सीव हो गया। सीव किसका बना रहेगा? फाइबर्स का बना रहेगा। उसके अलावा मान लो वुंड्स को, घाव वगैरह को साफ करने के लिए, कोई इंजरी वगैरह हो गई है, तो एब्जॉर्बेंट जो कॉटन बनते हैं वो एब्जॉर्बेंट कॉटन किसके बनते हैं? फाइबर से ही बनेंगे। उसके अलावा क्या है? फिल्टर मीडिया हो गया, एब्जॉर्बेंट कॉटन हो गया। फिर सर्जिकल ड्रेसिंग की सर्जरी के दौरान जब भी कोई ब्लड वगैरह है या फिर कोई अगर कोई पस वगैरह है, उनको सोखने के लिए किसका यूज करेंगे? गोज का यूज करेंगे या फिर बैंडेज वगैरह, जिनका भी फॉर्मेशन होगा उन सब का फॉर्मेशन किससे होगा? फाइबर्स से होगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेना थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जो चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आपके बेटर समझ में आएगा। एक बार कोई भी टॉपिक हो उससे को पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें बेसिक डिटेल स्टडी कर लेनी चाहिए, जिससे कि फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम देखो स्टडी करते हैं, क्लास को स्किप मत करना। लास्ट में जो कंटेंट थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्योंकि बोर्ड पे फुलफिल हो नहीं पाता, बट आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जो डिटेल और रहेगी वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइबर्स इज ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। यही मैंने जो बताया कि फाइबर्स क्या होते हैं, धागे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लांट से ऑब्टेंड करते हैं और एनिमल से ऑब्टेंड करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। फाइबर्स आर मेनली यूज फॉर मेकिंग। फाइबर्स का यूज मेनली कहाँ कहाँ होगा? क्लोथ्स कपड़े बनाने के लिए, सर्जिकल मटेरियल सर्जरी के दौरान जिन भी मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि टाँके लगाने होते हैं, सुतूर हैं, लिगेचर्स हैं, तो सर्जिकल मटेरियल बैंडेज है, कॉटन है, इन सब के गोज हैं, इन सब का फॉर्मेशन करने के लिए। थ्रेड्स मीन्स धागे बनाने के लिए भी फाइबर का यूज करते हैं हम। रोप्स रस्सी बनाने के लिए एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या याद रखना है? थ्रेड क्या याद रखना है कि फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड मिनरल, प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। और क्या लिखना है? फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग, कपड़े बना सकते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग जैसे कि बैंडेज है, गोज है, पट्टी वगैरह है। उसके अलावा सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर जो सुतूर हैं, जो टाके लगाते हैं, वो टाके वगैरह, रस्सी बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए और अदर स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए, लाइक सी वगैरह, फिल्टर मीडियम बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में देखो क्लासिफिकेशन, फाइबर्स का क्लासिफिकेशन
दो टाइप के फाइबर होंगे। किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम? सोर्स के अकॉर्डिंग फाइबर्स हैं वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? प्लांट ओरिजिन, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। वेजिटेबल फाइबर्स मीन प्लांट फाइबर बोल सकते हो आप, जो प्लांट से जो जिनका सोर्स प्लांट होगा, जिनको हम किससे ऑब्टेन करेंगे? प्लांट से ऑब्टेन करेंगे। एनिमल सोर्स, जिनका सोर्स क्या होगा? एनिमल होगा, हम एनिमल से ऑब्टेन करेंगे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एग्जाम्पल। ऐसे कौन कौन से फाइबर हैं जिनका ओरिजिनेशन प्लांट से होता है, सोर्स प्लांट है? कॉटन, कॉटन आप समझ गए, कपास का जो प्लांट है, प्लांट से ऑब्टेन करोगे आप कॉटन को। जूट और फ्लैक्स, कॉटन, जूट और फ्लैक्स याद रखना है कि ये क्या है? प्लांट बेस्ड फाइबर है, इनका ओरिजिनेशन प्लांट से होगा। एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, सिल्क और वुल। जो एनिमल फाइबर है, एनिमल फाइबर में क्या आएगा? सिल्क आएगा और वुल आएगा। सिल्क को हम किससे ऑब्टेंड करते हैं? सिल्कवर्म से ऑब्टेंड करेंगे, और वुल को ऑब्टेंड करेंगे सिप से। तो दोनों के दोनों क्या है? एनिमल्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये ओरिजिनेशन के बेस पे फाइबर का क्लासिफिकेशन था। वैसे देखा जाए तो फाइबर का क्लासिफिकेशन चार टाइप, तीन टाइप से फाइबर का क्लासिफिकेशन होगा। उसके एग्जाम्पल्स भी आएंगे, वो हम लास्ट में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वहां से, तो क्लास को स्किप मत करना। एक बार के लिए मैंने वही कंटेंट रिप्रेजेंट किया है आपके सामने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था टॉपिक, और टॉपिक के अंदर भी जो सब हेडिंग है, जो ड्रग्स हैं, जो कि फाइबर इंपॉर्टेंट थे, वही मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। और उसमें भी क्या रिप्रेजेंट किया है? ओनली फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सीधा सीधा ये पूछते हैं। यूजेस तो लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, यूजेस आप वैसे भी लिख दोगे, क्योंकि यूजेस में ये हम आप पढ़ चुके हैं डेफिनेशन के अंदर। इन्हीं को लाइन बना के आप लिख देना कि फाइबर दोनों कॉटन हो या फिर सिल्क हो, दोनों का यूज कहाँ होगा। तो सर्जिकल ड्रेसिंग में, क्लोथ बनाने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए, और अदर स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फाइबर के बारे में। तो पहला फाइबर है कौन सा? पहला फाइबर होगा कॉटन, ठीक है। आपको रटना नहीं है, सबको पता है कॉटन क्या होता है। कॉटन हम रुई को बोलते हैं, और रुई को आप कहाँ से ऑब्टेंड करते हो? प्लांट से ऑब्टेंड करते हो। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कौन से प्लांट के? कपास के प्लांट से ऑब्टेंड करते हो। तो एक क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि जो कॉटन है उसका सोर्स क्या होगा? प्लांट होगा, ठीक है। अब कपास का जो प्लांट है वो सबका देखा हुआ है, बस ये हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा पार्ट काम में लेते हो आप कॉटन के अंदर? कॉटन के अंदर हम काम में लेते हैं जो रुई है, मान लो कॉटन है, तो कॉटन में रुई का, रुई के अंदर क्या होता है? छोटे 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 बहुत सारे जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। और कपास के प्लांट में आपने देखा होगा कि राउंडेड फ्रूट लगते हैं। वो फ्रूट क्या है? जब धूप की वजह से, मतलब जब टाइम आएगा उस टाइम पर राइपनिंग हो जाएगी उनकी, वो मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद वो खिल जाते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं। तो ओपन होंगे तो उस फ्रूट में आपने देखा होगा कि एनिमल्स का जो चारा होता है, जो सीड्स होते हैं, सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर जो रुई है वो क्या रहती है? सीड्स के चारों तरफ लिपटी रहती है। तो जो फ्रूट होगा, फ्रूट को हम बोलते हैं क्या? कैप्सूल। और उसके अंदर रुई लिपटी रहेगी सीड्स के साथ में, उस उनको हम बोलेंगे क्या? बोल्स बोलेंगे उनको, ठीक है। फिर उनको हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद फिर सीड्स को हेयर से अलग कर लेंगे। हेयर से अलग करने के बाद फिर ब्लीचिंग वगैरह करेंगे, कंप्रेशन वगैरह करेंगे। फिर दो टाइप के फाइबर बन जाएंगे। छोटे छोटे जो रेशे होंगे उनसे हम क्या करेंगे? बैंडेज वगैरह, छोटे मोटे जो सर्जिकल ड्रेसिंग इक्विपमेंट वगैरह वो है वो बना लेंगे। बाकी जो बड़े वाले जो हेयर होंगे उनसे कपड़े बना लेंगे। तो थोड़ा सा सिंपल ओवरव्यू मैंने बताया, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप अब डिस्कस करेंगे। अब देखो, बायोलॉजिकल सोर्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी ड्रग पढ़ते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि उस ड्रग के अंदर हम कौन सा पार्ट काम में ले रहे हैं। या फिर वो ड्रग हो या फिर कोई भी फाइबर हो, फार्माकोग्नोसी के अंदर जो भी कंटेंट हो, एवरीवन। तो याद रखो, देखो बायोलॉजिकल सोर्स, कॉटन इज कंसिस्ट ऑफ द, इतना तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कंसिस्ट ऑफ, it लगाना ही होगा। कॉटन इज कंसिस्ट ऑफ द क्लीन्ड एंड ड्राइड हेयर, ठीक है। कॉटन है जो रुई है, इसकी बनी होती है रुई। क्लीन और सूखे हेयर होते हैं व्हाइट कलर के। कॉटन इज कंसिस्ट ऑफ द क्लीन एंड ड्राइड हेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब जो वो क्लीन और ड्राई हेयर हैं उनसे हम कॉटन को कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और वो ऑब्टेन्ड कहाँ से होगा? मिलेगा कहाँ से? समझो, आप समझने की ट्राई करो कि मिलेगा कहाँ से, रटो मत। हमने इतना जान लिया कि कॉटन इज कंसिस्ट, हम सब में लिखते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में। कंसिस्ट क्या लिख सकते हैं? तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कॉटन इज कंसिस्ट मतलब किसका बना होता है? कॉटन क्लीन एंड ड्राई हेयर, व्हाइट कलर के क्लीन और ड्राई हेयर ही तो होते हैं रुई के अंदर, कॉटन के अंदर।
obtained from the, अब वो क्लीन एयर कहाँ से ऑब्टेन करोगे? सीड्स ऑफ गोसाइपियम हर्बेसियम एंड अदर स्पीसीज ऑफ गोसाइपियम। गोसाइपियम क्या है? एक स्पीसीज है। गोसाइपियम स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट आते हैं। मीन्स कपास का जो प्लांट है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? गोसाइपियम हर्बेसियम बॉटनिकल नेम है। अब उस कपास के प्लांट में जो फ्रूट लगते हैं राउंडेड, उनके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे सीड्स होंगे, और उन सीड्स के साथ में जो हेयर है वो क्या होते हैं? लिपटे हुए रहते हैं। वहां से उनको हमें क्या करना होगा? सेपरेट करना होगा। ठीक है। तो cotton is consist of the clean and dried hair obtained from the seeds of Gossypium herbaceum and other species of Gossypium। थोड़ा सा टफ है, मैं समझता हूँ, बायोलॉजिकल सोर्स, बट इतना भी ज्यादा कंटेंट नहीं है। सिल्क है, वुल है, और एक कॉटन है। तीन ही तो चीजें आपके सिलेबस में। तीनों का बायोलॉजिकल सोर्स हो तो एक बार लिख के एक जगह पे फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स तीनों का लिख के 5 मिनट रोज देखोगे तो ही याद हो जाएगा इजीली। उसके बाद में हम बात करते हैं फैमिली। तो फैमिली क्या होगी कॉटन की? मालवेसी फैमिली होगी कॉटन की। ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज का सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट यही है, और फाइबर वाले चैप्टर में भी सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट यही है। कॉटन, सिल्क और वुल ये नेचुरल फाइबर है तीनों, और इन नेचुरल फाइबर में से किसी ना किसी पे हमेशा से बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछी गई है। रही बात यूज की, यूज आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया है, वही यूज लाइन बना के आपको लिखना है। अब देखो स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा बस ओवरव्यू बताया था कि कपास का प्लांट है, उस पर फ्रूट आएंगे, फ्रूट आने के बाद पहले फ्लावर लगेंगे, फ्लावर लगने के बाद फ्रूट आएंगे, फ्रूट आने के बाद में फिर क्या होगा? जो कैप्सूल लगेगा, फ्रूट को कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल के अंदर फिर सीड्स लग जाएंगे, सीड्स के चारों तरफ रुई का फॉर्मेशन हो जाएगा। उनको अलग करेंगे, अलग करने के बाद रुई को, सीड्स को, उन दोनों को अलग करेंगे। अलग करने के बाद फिर क्या होगा? ब्लीचिंग वगैरह करेंगे, ब्लीचिंग वगैरह करके मॉइस्चर हटाएंगे। मॉइस्चर हटाने के बाद में फिर क्या करना होगा? उनको, जो भी फाइबर थे उनको रोलर के बीच में क्या करना है? कंप्रेशन के लिए लेके जाएंगे, जिससे कि वो सीधे और स्ट्रेट हो जाएंगे। छोटे छोटे फाइबर होंगे, उनसे तो हम बैंडेज वगैरह, एब्जॉर्बेंट कॉटन वगैरह बना लेंगे, और जो बड़े वाले फाइबर है उनके कपड़े बना लेंगे। तो थोड़ा सा ही आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए अपनी लैंग्वेज में भी, जिससे कि आप एग्जाम में क्या कर सको? लिख सको। तो अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? सबसे पहले कलेक्शन। अब मैंने इसमें डिटेल में नहीं लिखा है भाई कि आफ्टर द फ्लावरिंग फ्रूट्स आर बियरिंग, कि फ्लावर लगने के, फ्लावर्स आएंगे, फूल, फ्लावर के बाद फिर फ्रूट लगेंगे, उस फ्रूट को फिर हम ये बोलेंगे। ये बाकी जो चीजें लास्ट में डिस्कस करेंगे एक एक नंबर के क्वेश्चन के साथ में। क्लास स्किप मत करना। अब देखो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? कलेक्शन। मेच्योर कॉटन फ्रूट, मीन्स कॉटन के फ्रूट लग गए कपास के ऊपर, मेच्योर हो गए, पक गए। पकने के बाद में कार्ड बोल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट। जो फ्रूट लगे हैं, फ्रूट को तो हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। और फ्रूट के अंदर कार्ड बोल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। कि मेच्योर कॉटन के जो फ्रूट है वो लगेंगे, लगने के बाद उन फ्रूट को हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में क्या है? जो कलेक्टेड फ्रूट है, कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट, जो बोलस होगा वो कलेक्ट करेंगे फिर हम फ्रूट से, उनको हम सेपरेट कर देंगे। बोल्स किसको बोलेंगे? फ्रूट के अंदर सीड्स और जो कॉटन है वो आपस में लिपटी हुई रहती है, ऐसे कंबाइन रहता है, तो पूरे उसको मटेरियल को हम सीड्स क्या बोलेंगे? बोल्स बोलेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस तो होगी कलेक्शन। कलेक्शन के बाद फिर हम क्या करेंगे? जो बोल्स हमने कलेक्ट की थी उस बोल को अब ओपन करना है। ठीक है। ओपनिंग ऑफ बोल्स। व्हेन द कॉटन बोल्स बिकम मैच्योर, जब कॉटन की बोल्स मैच्योर हो जाए, इट ओपन्स नेचुरली, तो नेचुरल तरीके से हम उनको क्या करेंगे? फिर ओपन करेंगे। ठीक है। ओपन करने के बाद फिर क्या करेंगे? पिकिंग। पिकिंग का मतलब क्या होता है? उठाना, अलग करना, सेपरेशन करना, सेपरेट आउट करना। द कॉटन फाइबर आर कलेक्टेड फ्रॉम द ओपन बोल्स। अब जो बोल्स हमने ओपन कर ली थी, उस बोल्स में से जो कॉटन के जो धागे होंगे, फाइबर होंगे, उनको हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। उसके बाद में क्या होगा? गिनिंग। गिनिंग का मतलब क्या है? गिनिंग प्रेस के लिए लेके जाएंगे। गिनिंग प्रेस में कंप्रेशन का यूज करके, प्रेशर का यूज करके जो सीड्स हैं और जो एयर्स वगैरह हैं, उन दोनों को अलग करेंगे। गिनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स नोन एज गिनिंग। कि कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनसे सीड्स को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं गिनिंग। मतलब सीधा सा ये है कि सीड्स को कॉटन से अलग करने के लिए लेके जाएंगे प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज होगा। उसके बाद में क्या है? सीड्स अलग हो गए,
और जो कपास के अंदर जो रुई थी, वो कॉटन था, वो अलग हो गया। अब बात करेंगे क्लीनिंग। अब जो कॉटन ऑब्टेन्ड हुआ है उनकी हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। द कॉटन इज क्लीन टू रिमूव। क्यों क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि आपने जब कलेक्ट किया था जो बोल से जो फ्रूट कलेक्ट किए थे, उसके बाद में क्या है, उसमें से जो बोलस था उसको अलग किया था, फिर सीड्स वगैरह अलग किए थे। तो जो इन्वायरमेंट में जहाँ प्लांट ग्रो हो रहा था, वहां पे क्या है, प्लांट के फ्रूट पे, फ्लावर्स पे क्या है, लीव्स वगैरह के लीव्स वगैरह के कुछ पार्टिकल्स वो भी ऐड हो गए होंगे, डस्ट भी ऐड हो जाती है इन्वायरमेंट में, एयर वगैरह चलती है तब हवा की वजह से, इन्वायरमेंट में मौसम के चेंजमेंट की वजह से, कैसे भी स्मॉल प्लांट पार्टिकल्स तो छोटे मोटे और भी अदर टुकड़े ऐड ऑन हो सकते हैं, डर्ट वगैरह ऐड ऑन हो सकते हैं। तो उन सबको रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, कॉटन की क्लीनिंग करेंगे। अब क्लीनिंग करने के बाद लास्ट स्टेप आएगी हमारी कार्डिंग। द फाइबर्स आर सेपरेटेड। कार्डिंग का मतलब क्या होता है, फाइबर को सेपरेट करेंगे। सेपरेट हो गए, क्लीनिंग कर ली, क्लीनिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, उनको सीधा करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। द फाइबर्स आर सेपरेटेड, स्ट्रेटेड एंड अरेंज्ड इनटू ए मोर यूनिफॉर्म मास। यूनिफॉर्म मास का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को हम सही तरीके से एडजस्ट करें, सही तरीके से एडजस्ट करें, सही मैनर में एडजस्ट करें, सही तरीके से अरेंजमेंट करें उसका। कि सीधी सी बात ये है कि जो कॉटन बचेगा, अकेला कॉटन बचा है हमारे पास, सीड्स को हमने अलग कर दिया, क्लीनिंग भी कर लिया, इम्प्योरिटी भी रिमूव कर दी है। अब जो हमारे पास कॉटन बचा था, वो कॉटन क्या हो रखा है, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रखा है, कंबाइन हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है। अब उनको क्या करना है, हमें सीधे करना है, जो रुई के जो हेयर्स हैं उनको सीधा करना है, स्ट्रेट करना है। तो सेपरेट करेंगे, सीधे करेंगे और अरेंज करेंगे सही तरीके से, यूनिफॉर्म मैनर में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कार्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्लीचिंग की। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे। For absorbent cotton, natural impurities, waxes and coloring materials are removed by suitable purification and bleaching processes. Absorbent cotton एंड नेचुरल इम्प्योरिटीज, अगर जो हमारे पास अभी जो मटेरियल प्रेजेंट हुआ है, कंटेंट बचा है, उसके अंदर कोई नेचुरल इम्प्योरिटी है, या फिर कोई वैक्स है, या फिर कोई कलरिंग मटेरियल है, उन सबको रिमूव करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस या फिर ब्लीचिंग प्रोसेस का यूज करेंगे ब्लीचिंग करने के लिए। जैसे कि सोडियम बाइसल्फेट का यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं हम ब्लीचिंग करने के लिए। उसके बाद में हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ड्राइंग एंड पैकेजिंग। अगर कॉटन के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है कॉटन के अंदर, तो मॉइस्चर 6 से 7% से ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा नमी प्रेजेंट है तो क्या हो सकती है, माइक्रोब की ग्रोथ हो सकती है। इसलिए हम उनको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हम पैक कर देंगे। तो एक बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोबारा देखो। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, किसका, फ्रूट का, और जो फ्रूट के अंदर रुई जिसके साथ लिपटी रहती है सीड्स का, उनको अलग कर लेंगे। दूसरी स्टेप क्या आएगी, फिर ओपन द बोल्स, बोल्स को ओपन कर लेंगे, फ्रूट में से कॉटन को अलग कर लिया। थर्ड में क्या किया, कॉटन से जो बोल थी उनको सेपरेट कर लिया, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद फिर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद फिर क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद फिर कार्डिंग, स्टेट वगैरह करना, सही तरीके से अरेंज करना, फिर ब्लीचिंग, और फिर क्या करेंगे, ड्राइंग एंड पैकेजिंग करेंगे। तो मे भी आज हमने अभी तक कॉटन का कंटेंट डिस्कस किया है, कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, उसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट की ओर, सेकंड फाइबर की ओर, जो कॉटन के अलावा अनोदर फाइबर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा फाइबर होगा हमारा सिल्क। एक फाइबर लिया है हमने प्लांट के सोर्स के बेस पे, एक प्लांट से कॉटन। सेकंड वन हमने लिया है किससे, एनिमल से लिया है, ठीक है। और इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो तीन इंपॉर्टेंट है, कॉटन, सिल्क और वूल। ठीक है, ये एनिमल में आता है, दोनों ये किसमें आएगा, प्लांट में। लेकिन तीनों के तीनों होते क्या है, नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, बात करेंगे हम सिल्क की। कॉटन के अंदर हमने प्लांट से ऑब्टेंड किया था कॉटन को। सिल्क को हम कहाँ से ऑब्टेंड करेंगे, सिल्क को हम ऑब्टेंड करेंगे एनिमल से ऑब्टेंड करेंगे। और कौन से एनिमल से ऑब्टेंड करते हैं सिल्क को, सिल्क वर्म से ऑब्टेंड करते हैं, जो कि ये क्या है, कीट है। जिस जो कि क्या होता है, कीट होता है, उसकी जो लार्वा होती है, तो लार्वा से इसका फॉर्मेशन होगा कोकून का, और फिर उस कोकून से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिल्क का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, सिल्क इज फाइब्रस मटेरियल। फाइबर पढ़ रहे हैं तो सिल्क क्या है, एक धागा ही तो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। सिल्क एक फाइब्रस मटेरियल होता है,
जैसा मैंने कहा था हर बायोलॉजिकल सोर्स में हम लिखते हैं कि ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन ऑफ सिल्कवर्म बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सिल्क इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवर्म। सिल्कवर्म क्या है, एक कीट है, ठीक है। और इनकी स्पीसीज कौन सी होगी, बॉम्बेक्स मोरी, या फिर अदर स्पीसीज ऑफ बॉम्बेक्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा था ना, गोसाइपियम स्पीसीज, गोसाइपियम हर्बेसियम या अदर स्पीसीज ऑफ गोसाइपियम, वैसे ही क्या लिखें, बट यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे एनिमल होगा। कौन सा एनिमल, सिल्कवर्म, या तो बॉम्बेक्स स्पीसीज या बॉम्बेक्स की कोई अदर स्पीसीज है। क्या लिखोगे, सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्कवर्म या फिर बॉम्बेक्स मोरी। फैमिली क्या होगी, बी फॉर बॉम्बेक्स मोरी, बी फॉर याद कर लेना, बॉम्बीसाइडी क्या होगी, इसकी फैमिली होगी। ओके, अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ भाई। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले जैसे हमने कॉटन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू सिल्क के बारे में। पहले मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ, फिर हम इसमें देख लेंगे स्टेप वाइज, स्टेप की पहले क्या आएगा, बाद में कौन सी स्टेप आएगी। सीधा सा फंडा ये है भाई कि कीट होता है एक सिल्कवर्म। वो कीट क्या करता है, प्लांट के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, प्लांट की जो लीफ वगैरह है उनके ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसके माउथ के अंदर क्या होंगी, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जहां से किसका सिक्रेशन होगा, स्लाइवा का सिक्रेशन होगा। ह्यूमंस में भी स्लाइवरी ग्लैंड होती है माउथ के अंदर, जहां से स्लाइवा का सिक्रेशन होता है। बट जो कीट है इसके माउथ में स्लाइवा के सिक्रेशन के साथ में एक स्टिकी सब्सटेंस का और सिक्रेशन होगा, एक प्रोटीन का भी सिक्रेशन होगा, जिसको हम फाइब्रोइन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, उसके साथ साथ एक स्टिकी सब्सटेंस का भी सिक्रेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिसिन बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और फिर गर्म वाटर के अंदर हम उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो जो अदर सब्सटेंसेज है, जो स्टिकी सब्सटेंसेस था, वो वाटर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद में जो अदर सब्सटेंस, दूसरा अनोदर सब्सटेंस बचेगा, उसको हम उससे हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, कोकून का फॉर्मेशन करेंगे, जो लास्ट में कैसा हो जाएगा, सॉलिड टाइप का हो जाएगा, जिससे कि फिर हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिल्क का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इतना सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली प्रोसेस क्या आएगी भाई, फॉर्मेशन ऑफ कोकून। ये देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होगा, कोकून का फॉर्मेशन होगा, प्रोड्यूस कंटिन्यूस सिल्क थ्रेड फ्रॉम इट्स ग्लैंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कोकून, प्रोड्यूस कंटिन्यूस सिल्क थ्रेड फ्रॉम इट्स ग्लैंड, मीन्स ये है, इट्स ग्लैंड मीन्स जो सिल्क वर्म है उसके माउथ के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ग्लैंड से कंटिन्यूसली क्या है, कोकून का सिक्रेशन होता रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कलेक्शन ऑफ कोकून, कोकून बन गया, पहले कोकून का फॉर्मेशन हुआ, फिर कोकून को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन ऑफ कोकून, कलेक्ट आफ्टर फुली फॉर्म्ड, जब पूरी तरीके से कोकून का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड प्रोसेस में कलेक्ट कर लेंगे। तो पहली प्रोसेस फॉर्मेशन बनना, दूसरी प्रोसेस फुली अच्छी तरीके से कंप्लीटली बन जाएगा, उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे। कलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठा के अलग करना या सेपरेट करना। सेपरेशन की एक प्रोसेस है, कोई मिक्सचर है, किसी मिक्सचर में से सारे सब्सटेंस को अलग अलग करना, हमने सुटिक्स में पढ़ा था सेपरेशन वाले चैप्टर के अंदर। शिफ्टिंग, ट्रीट विद हीट और स्टीम टू किल द प्यूपा इनसाइड। प्यूपा इनसाइड का मतलब क्या है कि एक जो कीट है जिससे लार्वा का सिक्रेशन हुआ है, उसके साथ साथ फाइब्रोइन प्रोटीन का भी सिक्रेशन होगा, एक अनोदर सब्सटेंस का भी सिक्रेशन होगा। उसके साथ क्या है कि इसमें जो डिपेंडेबल जो अदर पैरासाइट है वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सिल्क का फॉर्मेशन हो रहा था, जो धागे का एक फिलामेंट बन रहा था, उस धागे के फिलामेंट को क्या करते हैं, वो बनने नहीं देते हैं। तो उनको किल करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब जो मोथ है, जो एडल्ट है, उनको हम अलग करेंगे वहां से, जिसके बाद जिससे कि क्या होगा कि जो सिल्कवर्म है उसका दोबारा से फॉर्मेशन नहीं हो सके, दोबारा से ग्रो नहीं कर सके मास, ठीक है। शिफ्टिंग, ट्रीट विद हीट और स्टीम टू किल द प्यूपा इनसाइड। उसके अंदर जो प्यूपा प्रेजेंट होता है, उस प्यूपा को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कोकून है उस कोकून को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अगर हीट नहीं करेंगे तो उस कोकून के अंदर जो भी अदर कीट का जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, उससे नए कीट का फॉर्मेशन हो सकता है। इट प्रिवेंट एडल्ट मोथ,
अब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, उससे क्या होगा, प्रिवेंशन होगा, रुकेगा। कौन सी चीज को रोकेंगे, एडल्ट मोथ फ्रॉम ब्रेकिंग द कंटिन्यूअस सिल्क फिलामेंट व्हाइल कमिंग आउट कोकून। जब कोकून बाहर निकल रहा होता है उस टाइम पे क्या है, एक धागे का ऐसे फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस धागे को फॉर्मेशन को जो एडल्ट है मोथ है वो क्या करता है, तोड़ देता है, बीच में ही रोक देता है। तो वो तोड़े ना, बीच में रोके नहीं, इसलिए क्या है, उस एडल्ट मोथ को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो पहली स्टेप में फॉर्मेशन कोकून का, दूसरे स्टेप के अंदर कलेक्शन कोकून का, तीसरी स्टेप के अंदर क्या आएगा, शिफ्टिंग आएगी, और चौथी स्टेप क्या होगी फिर, सॉफ्टनिंग। अब जो कोकून ऑब्टेन्ड हुआ है, पहले फॉर्मेशन हो गया, सेकंड वन में कलेक्शन हो गया, थर्ड वन में शिफ्टिंग मतलब सेपरेशन हो गया, फोर्थ वन में अब हम क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, ट्रीटेड विद हॉट वाटर। अब हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करवा के जो कोकून, उसको हॉट वाटर में रख देंगे, वापस से हॉट वाटर में रखेंगे तो कोकून क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, रीलिंग प्रोसेस आएगी। ठीक है, रीलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, अनवुंड फ्रॉम द कोकून। ठीक है, सिल्क फिलामेंट। अब जो कोकून बना है उस कोकून में से जो सिल्क फाइबर है, सिल्क का जो कंटेंट है उस कंटेंट को अलग करेंगे, नॉन एज रीलिंग, मतलब एक रील टाइप में बन जाएगी, ऐसे सिल्क को अलग कर देंगे कोकून में से। ट्रीटेड विद हॉट वाटर सिल्क फिलामेंट केयरफुली अनवुंड फ्रॉम द कोकून। जो सिल्क के जो फिलामेंट थे, जो तंतु थे, जो भी पर्टिकुलर पार्टिकल थे, उसको हम क्या करेंगे, कोकून से अलग करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अनवुंड करना वो कहते हैं इस प्रोसेस को, और क्या बोलेंगे, नॉन एज रीलिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी गमिंग। नाम से पता चल रहा है, डी का मतलब हटना, गम का मतलब गमी सब्सटेंसेस। मैंने बताया था कि ग्लैंड में फाइब्रोइन प्रोटीन का भी सिक्रेशन होगा, कोकून का फॉर्मेशन होगा, फिर कोकून बनाएंगे बाद में, उसके साथ साथ एक अनोडर मेटेरियल का भी सिक्रेशन होगा जिसको हम सेरिफिन बोलते हैं, जो गमी लाइक होता है, चिपचिपा होता है। तो उसको अलग करने के लिए सेरिफिन रिमूव्ड। ठीक है, सेरिफिन को रिमूव करने के लिए डीगमिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। फिर वॉशिंग एंड ड्राइंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फाइनल सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसकी हम वॉशिंग करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, सुखाएंगे, और सुखाने के बाद क्या करेंगे, स्पाइनिंग। स्पाइनिंग मीन्स कटाई करके, और फिर हम किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सिल्क का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि अभी जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है कॉटन और सिल्क, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यूज और बता देते तो सर बढ़िया रहता। ठीक है, यूज देख लो भाई, दोनों के यूज बता रहा हूँ, डेफिनेशन में है। कॉटन आए तो कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए। नेक्स्ट यूज, कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग, यूज इन सर्जिकल मटेरियल्स, यूज फॉर मेकिंग सर्जिकल मटेरियल। एग्जांपल लिख देना, बैंडेज हो गया, बैंडेज के बाद में क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट कॉटन हो गया, एब्जॉर्बेंट कॉटन। ठीक है, ये चीजें लिख दोगे सर्जरी के दौरान। फिर क्या लिखोगे, कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग थ्रेड, ऑल्सो यूज फॉर रोप्स, रस्सी बनाने के लिए, एंड ऑल्सो यूज फॉर अनोदर प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे कि क्या हो गया, फिल्टर मीडिया, फिल्ट्रेशन करने वाले इक्विपमेंट, कोई भी मीडिया है बनाने के लिए, सीव वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, यही यूज इसमें लिखोगे, किसमें, आप सिल्क में। सिल्क क्या है, सिल्क धागा ही तो होता है, तो सिल्क से भी यही बनाएंगे। एक दो यूज और लिख देना कि सिल्क से नॉन एब्जॉर्बेबल सुतूत बना सकते हैं, सिल्क से सुतूत और लिगेचर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो सर्जरी के दौरान हम जो टाके लगाते हैं उन टाकों टाकों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था आपको, क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन हमारा हमेशा से कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लास स्किप मत करना, डेफिनेशन से। तो रटो मत, फाइबर, फाइबर नाम याद आते ही आपको इतना याद आना चाहिए कि फाइबर मतलब धागे, बस। स्ट्रक्चर, धागे के जैसे स्ट्रक्चर जिनको हम प्लांट से भी बना सकते हैं और एनिमल से भी बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या बनाओगे, फाइबर आर लॉन्ग, लंबे, पतले और स्ट्रॉन्ग थ्रेड, धागे की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको हम ऑब्टेंड करते हैं प्लांट्स और मिनरल दोनों से, जिनका हम बाद में किसके लिए यूज करेंगे, कपड़े भी बना सकते हैं और फिल्टर मीडिया भी बना सकते हैं। ठीक है, फिल्टर मीडिया के लिए फार्मेसी में मोस्टली एब्जॉर्बेंट कॉटन और फिल्टर मीडिया बनाने के लिए और सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया यूज का, दूसरा क्वेश्चन हो गया डेफिनेशन से। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में कॉटन की पहले फैमिली याद रखनी पड़ेगी आपको, कौन सी फैमिली होगी कॉटन की, तो कॉटन की फैमिली होगी मालवेसी फैमिली। दूसरा, बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना पड़ेगा, गोसाइटियम हर्बेसियम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से,
कि कपास आफ्टर फ्लावरिंग फ्रूट्स आर बियरिंग। ठीक है, फ्लावर के बाद जो फ्रूट लगते हैं, कॉटन का जो प्लांट है दो साइड में हार्वेस्टिंग प्लांट के ऊपर, उस फ्रूट को हम क्या बोलेंगे? फ्रूट को हम बोलेंगे कैप्सूल बोलेंगे। देखो ऐसा फ्रूट लगता है ना, एक राउंडेड फ्रूट, फिर उसमें ऐसे सेल्स होती हैं, फिर ये सेल्स क्या है, बाद में पकने के बाद ये फ्रूट ऐसे खिल जाता है पूरा का पूरा, और ऐसे खिलने के बाद इसमें यहाँ पे सीड प्रेजेंट होंगे और इस सीड के अंदर रुई लिपटी रहेगी, इसको बोलेंगे हम कैप्सूल। और ये रुई लिपटी रहती है सीड्स के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे? बॉल्स बोलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो फ्रूट लगता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या बनेगा कि जो कॉटन की जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, जब कॉटन का हम फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइम पे हम कौन से पार्ट का कलेक्शन करेंगे? कलेक्ट कौन सा पार्ट करेंगे? तो फ्रूट थोड़े ना कलेक्ट करते हैं, फ्रूट भी कलेक्ट करते हैं कैप्सूल, लेकिन क्या करते हैं हम पहले फ्रूट में से कॉटन ऐसे रिमूव कर लेते हैं ना, तो उनको जो बॉल्स बोलेंगे, तो बॉल्स क्या करते हैं हम कलेक्ट करते हैं दो क्वेश्चन। ठीक है, फिर दो क्वेश्चन करने के बाद में इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर क्या है, कोई भी इसमें और क्वेश्चन बनता है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में तो बॉल्स याद रखना है, कैप्सूल याद रखनी है, कौन सा पार्ट काम में लेते हैं वो याद रखना है, फैमिली याद रखनी है, और फैमिली के अलावा इसका बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना है कॉटन का। और आपको क्या याद रखना है कि प्लांट बेस्ड फाइबर कौन सा है? कॉटन। कॉटन के अलावा जूट और फ्लेक्स, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, मतलब वेजिटेबल फाइबर के, प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं भाई। और एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल ये होंगे, सिल्क और वुल एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल है, कॉटन प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं भाई सिल्क के बारे में। तो सिल्क के बारे में क्या है? सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सीधा सीधा लिख सकते हो आप, सिल्क वर्म, बस इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद में फैमिली, बोम्बीसाइडी फैमिली होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क। सिल्क से कौन सी प्रोटीन ऑब्टेन्ड करते हैं हम? कौन सी प्रोटीन ऑब्टेन्ड करेंगे सिल्क से? फाइब्रोइन प्रोटीन मिलती है हमें किससे? सिल्क से फाइब्रोइन प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, और वुल के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? वुल के अंदर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिल्क के अंदर फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वुल के अंदर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और जब फाइब्रोइन प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड के। एमिनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं और प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेंगे? एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड कौन से? ग्लाइसिन और एलेनिन एमिनो एसिड बनेंगे। जब फाइब्रोन का हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लाइसिन और एलेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ग्लाइसिन कौन से टाइप का एमिनो एसिड है? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, ये भी आपको याद रखना है। तो दो प्रोटीन के क्वेश्चन हो गए, और एक फैमिली का क्वेश्चन हो गया, एक बायोलॉजिकल सोर्स से क्वेश्चन हो गया, और एक फिर क्वेश्चन मेथड ऑफ प्रिपरेशन से देखते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा। हाँ, एक क्वेश्चन है भाई कि जो सिल्क वर्म है उसके माउथ के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है जहां से सलाइवा का सिक्रेशन होगा, उसके साथ साथ प्रोटीन कौन सी सिक्रेट होगी? फाइब्रोइन। और प्रोटीन के अलावा जो स्टिकी सब्सटेंस, गमी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरीसीन बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई इसी चैप्टर के अंदर और किसके बारे में बात करेंगे हम? वुल के अंदर। तो वुल का थोड़ा सा और समझो। वुल भी एनिमल सोर्स है। वुल को कहाँ से ऑब्टेन करोगे? सिप से ऑब्टेन करोगे। जो भेड़ होती है, भेड़ के जो हेयर है उनको ही हम क्या बोलते हैं? वुल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझो कि जो वुल है, वुल को ट्रिमर की हेल्प से, जो भेड़ की जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है, उनसे हम क्या करेंगे? हेयर को रिमूव कर लेंगे। अब रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे? हेयर्स को रिमूव करने के बाद अब हम हेयर को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, थ्रूली क्लीन। तो क्लीन करने के लिए हम या तो कोई बेसिक सॉल्यूशन ले लेंगे, कास्टिक सोडा वगैरह, कुछ भी बेसिक सॉल्यूशन ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी का भी यूज करके आप क्या करोगे? जो डस्ट वगैरह है, जो धूल मिट्टी है, उनको साफ करने के लिए आप क्या करोगे? उनको फिर वॉश करना पड़ेगा। वॉश करने के बाद फिर क्या होगा कि हॉट वाटर के अंदर इनको मिक्स करना पड़ेगा वॉश करने के बाद। क्यों? क्योंकि वुल के अंदर फैट है, ग्रीसी सब्सटेंसेज है, ये भी तो प्रेजेंट होते हैं भेड़ की ऊन के अंदर, उनको हमें क्या करना है? रिमूव करना है।
तो जो फैटी सब्सटेंसेज है वो वाटर में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और जो डस्ट वगैरह है वो वाटर में तैरने लग जाएगी। और अब जो हमारा प्रोडक्ट है जो वुल है वो बच जाएगा। फिर वुल को हम क्या करेंगे, स्क्वीजिंग करेंगे। स्क्वीजिंग का मतलब क्या है, निचोड़ेंगे। और कितना निचोड़ना है कि जिस टाइम पे हमने वाटर में रखा था उस टाइम पे जितना उसका वेट था उस वेट का चौथा हिस्सा नहीं बच जाए, तब तक हम उसको क्या करेंगे, निचोड़ेंगे। और निचोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रेस कंप्रेशन के लिए लेके जाएंगे ट्रिपल रोलर मिल में। वहां पे क्या होंगे, जो हेयर्स हैं ये सीधे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। स्ट्रेट होने के बाद फिर हम इनको क्या करेंगे, सुखाएंगे। सुखाने के बाद फिर क्या करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करके ब्लीचिंग कर लेंगे। और ब्लीचिंग करने के बाद वापस से इनको सूखने के लिए रख देंगे। और फिर क्या कर देंगे, इनकी पैकिंग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना होगा। तो कॉटन सिल्क मैंने बता दिया, वूल के बारे में भी मैं थोड़ा प्रिपरेशन बता दिया, आप लाइन बना करके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो लास्ट में और क्या रह गया, मैंने बोला था कि और भी क्वेश्चन देखेंगे इसमें से। तो देखो हमने क्लासिफिकेशन किया था फाइबर का, लेकिन क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है कि फाइबर का क्लासिफिकेशन हमने ओनली सोर्स बेस पे किया है कि कौन से सोर्स से ऑब्टेंड करते हैं। तो पहला सोर्स तो था प्लांट सोर्स। तो वेजिटेबल सोर्स और प्लांट सोर्स एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला सोर्स था हमारा प्लांट, वेजिटेबल सोर्स या प्लांट सोर्स। तो प्लांट सोर्स ऐसे कौन कौन से फाइबर हैं जिनका ओरिजिनेशन होता है, जिनसे हम ऑब्टेंड करते हैं फाइबर को, कॉटन, जूट और फ्लैक्स। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, वेजिटेबल फाइबर के। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर या राइट द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल फाइबर, कॉटन, सिल्क और फ्लैक्स, जूट और फ्लैक्स। एनिमल फाइबर के पूछे तो क्या लिखोगे, ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल फाइबर, सिल्क और वूल। ठीक है, अब इसके अलावा हम ओरिजिनेशन बेस पर नहीं समझ करके, ओरिजिनेशन बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर करके हम क्या करते हैं, सबका एक साथ पढ़ते हैं कि थ्योरी क्वेश्चन ऐसे पुट अप हो जाए, डिफाइन फाइबर, राइट इट्स क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल। कि फाइबर की डेफिनेशन बताओ और फाइबर का क्लासिफिकेशन लिखो और सुटेबल एग्जांपल के साथ क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक है, तो ये तो आपने भाई डिटेल पढ़ ली कि क्वेश्चन बने बायोलॉजिकल सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल, ऐसे आ जाए तो आप कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए, डिफाइन फाइबर, राइट इट्स क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल, तो उस टाइम पे है ना, पहले वाला जो डेफिनेशन वो लिख सकते हो, सही रहेगी। इतना ही लिखोगे तो वहां पर भी चलेगा। डेफिनेशन, डेफिनेशन के अलावा ये वाला क्लासिफिकेशन है, ये वाला क्लासिफिकेशन है, दो लाइन में मैंने लिखे भी एग्जाम्पल, ये भी चलेगा। लेकिन इसके अलावा आपको और लिखना पड़ेगा कि जो फाइबर हैं, जो पढ़ा है कि थ्रेड लाइक धागे जैसी स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। अब इनमें भी तो अलग टाइप है। एक तो क्या है कि नेचुरल तरीके से फाइबर मिले हमें, कि सीधा बस प्लांट या एनिमल से ऑब्टेंड कर लिया और सीधा कंज्यूमेबल हो गया, काम में ले लिया। एक क्या है कि हम क्या करें, आर्टिफिशियल तरीके से बनाएं, मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर, कि हमने इनसे ऑब्टेंड नहीं किया, नेचुरल तरीके से बनाया गया है प्रोसेस करके। तीसरा कौन सा होगा फिर, सिंथेटिक फाइबर होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको वो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइबर आप कितने टाइप से लिखोगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइबर लिखोगे आप, पहला नेचुरल फाइबर, दूसरा फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर, और तीसरा फाइबर कौन सा होगा, मिनरल फाइबर, और चौथा फाइबर होगा कौन सा, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, डेफिनेशन आप बना दोगे, नेचुरल फाइबर आर फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट और एनिमल, और फिर ये एग्जांपल लिख दोगे। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर मैन मेड फाइबर होते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स से ऑब्टेन्ड करते हैं, जैसे कि कौन सा हो गया, मिनरल्स, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, जो भी मिनरल होंगे इंपॉर्टेंट। अब देखो नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल, सीधा सीधा क्वेश्चन आई, राइट द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे आप, कॉटन नेचुरल फाइबर है, सिल्क नेचुरल है, वुल है, जूट है, फ्लेक्स है। आपके सामने ये सारे के सारे आ जाएंगे किसमें, नेचुरल फाइबर में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, आर्टिफिशियल फाइबर। तो आर्टिफिशियल फाइबर कौन से होंगे, आर्टिफिशियल फाइबर लाइक जैसे कि एसीटेट हो गया। एसीटेट क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, मिनरल फाइबर की। तो मिनरल फाइबर में क्या क्या आएगा, एस्बेस्टोस आएगा। एस्बेस्टोस का मतलब क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के
सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट, इन दोनों से किसका फॉर्मेशन होता है? एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक मतलब एक नया मटेरियल बनता है एस्बेस्टोस। तो मिनरल है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मिनरल है, मिनरल का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? एस्बेस्टोस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एस्बेस्टोस का फॉर्मेशन होगा। तो एस्बेस्टोस क्या काम में आता है? एस्बेस्टोस से हेपा फिल्टर किसके बने होते हैं? एस्बेस्टोस के बने होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल आपको याद रखना है, नाइलॉन और डेलरिन। ठीक है, नाइलॉन और डेलरिन सिंथेटिक फाइबर हैं। ये सारे फाइबर कौन से हैं? नेचुरल फाइबर हैं। आर्टिफिशियल फाइबर कौन से होंगे? एसीटेट वगैरह ये कौन से होंगे? आर्टिफिशियल फाइबर्स होंगे। मिनरल फाइबर कौन से होंगे? जैसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट हैं, मिनरल्स का जहाँ पे यूज होगा वो कौन से होंगे? मिनरल फाइबर होंगे। तो इतना आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। तो मे भी आज की जो क्लास थी अच्छी क्लास थी, अच्छा कंटेंट था, बोरिंग कंटेंट था नहीं, और ऐसी स्टडी की है जो आप डेली रूटीन में दोनों चीजें आपकी देखी हुई है, समझी हुई है और नॉर्मल है। ठीक है, इसी चैप्टर में फिर एक दूसरा कंटेंट और बनता है, दूसरा सेक्शन और आता है, सुटूर्स एंड लिगेचर्स। कि सुटूर्स क्या होते हैं, लिगेचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सुटूर, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, उनकी हम नेक्स्ट क्लास में कभी भी डिस्कस कर लेंगे। बट ये कंटेंट क्या था, इम्पोर्टेंट था। हमेशा मैं बोलता हूँ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा वही चैप्टर उठाएंगे, और उस चैप्टर में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा वही कंटेंट हम पढ़ेंगे, जिससे कि कम टाइम के अंदर और अच्छे खासी चीजें समझ सके और अच्छे मार्क्स बना सके कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये क्लास कोई पर्टिकुलर स्पेशल डिप्लोमा या डिग्री के लिए नहीं है। वो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहे हैं, इस तो इस तरीके से है ना, इसमें सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो भी कवर हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर एग्जिट एग्जाम प्रिपेयर होता है, अलाउ होता है, अप्लाई हो पाता है, तो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी बुक प्रीफर करें, कहाँ से पढ़ें। क्योंकि एग्जिट एग्जाम में तो दोनों साल आपने जो पढ़ा है, 2 साल में स्टडी की है, उसका पूरा कंटेंट आएगा। तो अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है ना, तो वो ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या ऑप्शन लिखना है। तभी बोल रहा हूँ क्लास को लास्ट तक देखा करो, और क्लास को बीच में स्किप मत किया करो। कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का मैं सॉल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज का कंटेंट में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।